Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the first chapter of STARS, that is the third level, written by Walter Braden Jake Finney. First of all, I'll tell you something about the writer of this story. वॉल्टर ब्रेडेन जैक फिने जो थे वो एक अमेरिकन ऑथर थे। इनका बर्थ 2 अक्टूबर 1911 को मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन यूएसए में हुआ था। फिने को ये नाम दिया गया था जैक फिने उनके फादर की डेथ के बाद जब वो 3 इयर्स के थे और पूरे जीवन उनको इसी नाम से जाना गया। उन्होंने 1934 में नॉक्स कॉलेज गिल्सबर्ग इलिनॉइस से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उनकी शादी जो है मार्गरेट गेस से हुई थी। 14 नवंबर 1995 को 84 इयर्स की एज में उनकी डेथ निमोनिया से हुई थी और उनके जो बेस्ट नोन वर्क्स थे वो साइंस और फिक्शन से रिलेटेड थे, थ्रिलर से रिलेटेड थे, जिसमें शामिल थे द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन। Now I'll tell you the theme of the story. The story third level is the most concise and entertaining story about time travel. Charlie wishes to be transported to the third level, the world of 1894, which is supposedly much happier and quieter place to be. The question whether the third level exists in real or only in Charlie's mind can be inferred from Sam's letter. The story also dwells on the theme of escapism, not only as a psychological refuge from the grim realities of the present day world, but also as a desire to stay with the past or to keep the past alive in the complexities of the present. ये स्टोरी जो है थर्ड लेवल की, ये छोटी सी और काफ़ी एंटरटेनिंग स्टोरी है अबाउट टाइम ट्रैवल। चार्ली जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो चाहता है कि वो थर्ड लेवल पर जाए, ट्रैवल करे, जो कि दुनिया थी 1894 की, जो सपोज किया जाता था कि काफ़ी जो है हैप्पी और क्वाइटर प्लेस रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या थर्ड लेवल जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ चार्ली के माइंड में कि वो उपज है, और ये हमें जानकारी मिलती है सैम के लेटर के थ्रू। ये स्टोरी जो है इसमें एक और थीम के ऊपर जो है के बारे में बताया गया है, एस्केपिज्म के बारे में, जो कि न सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूज है आज की जो प्रेजेंट डे की प्रॉब्लम्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं उन सब से भागने का, बल्कि एक उसकी जो इच्छा थी कि वो पास्ट में जाकर रहे, क्योंकि वो जो पास्ट की दुनिया थी 1894 की जो दुनिया थी वो काफ़ी जो है हैप्पियर थी, काफ़ी क्वाइटर प्लेस था। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का चार्ली, उसकी इच्छा थी कि वो वहाँ जाकर रहे। Now I'll tell you the story of this chapter. The story begins in a mock serious manner. Everyone knows that there are only 2 levels at Grand Central Station in New York. But Charlie, a 31-year-old guy, asserts that there are 3 and he had been on the third level. ये कहानी जो है वो शुरू होती है काफ़ी मॉक सीरियस मैनर में, यानी बनावटी ढंग से। हर एक इंसान ये जानता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, यानी कि न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली जो कि स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है, 31 ईयर्स ओल्ड है, वो ये उसका कहना ये है कि वहाँ पर 3 लेवल्स हैं और वो वहाँ पर जा चुका है। One night Charlie, an ordinary guy, worked late at the office. He was in a hurry to reach home, so he decided to take the subway from Grand Central Station. He turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where one could take trains like the 20th century. Then he walked down the second level where trains left for suburban areas. Then he ducked into an arched doorway leading to the subway and got lost. एक रात चार्ली ऑफिस में लेट नाइट काम करता है, काफ़ी देर रात तक काम करता है और उसे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेगा। वो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में टर्न होता है और कुछ स्टेप्स नीचे जाता है फर्स्ट लेवल पर, जहाँ से 20th सेंचुरी की ट्रेन्स जो है वो ली जा सकती थी। उसके बाद वो सेकेंड लेवल पर जाता है जहाँ से ट्रेन्स जाती थी सबअर्बन एरियाज़ के लिए, और उसके बाद वो एक आर्च डोरवे में चला जाता है जो कि सबवे की तरफ जाता था और वहाँ से वो खो जाता है।
He had lost his way a couple of times earlier too, while taking the subway. Once he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, while the other time he emerged at an office building that was 3 blocks away. But this time, when he loses his way, something unique happens. He visits the third level. इससे पहले भी जब भी उसने सबवे लिया वो कई बार खो चुका था। एक बार वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में एंटर हो गया था, जबकि दूसरी बार जो एक ऑफिस बिल्डिंग थी जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी वो उसमें चला गया था। लेकिन इस बार जो था जब वो खोया तो उसके साथ एक यूनिक घटना हुई, एक अलग तरह की घटना हुई, वो थर्ड लेवल में पहुंच गया था। Charlie keeps walking in the unique corridor, angling left and slanting downward, till he reaches an architecturally old station that is completely different from the two familiar levels. The antiquated small room with fewer ticket counters and train gates, a wooden information booth, flickering open flame gas lights, and brass spittoons remind him of the architecture of the 18s. He also finds that the people are dressed in outmoded outfits. He notices that the date of the newspaper The World is printed June 11, 1894. He turns down towards the ticket window and wants to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois. Since he had no old style currency, he could not buy tickets and came back home. चार्ली जो है वो चलता गया उस क्वाइट कॉरिडोर में जो कि लेफ्ट की तरफ मुड़ता था और थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लांट होता था, जब तक कि वो एक आर्किटेक्चुअली ओल्ड स्टेशन पर नहीं पहुंच गया जो कि बिल्कुल डिफरेंट था जिन 2 लेवल्स को वो जानता था उनसे। यहाँ पर जो एक एंटीक्वेटेड स्मॉल रूम था जिसमें कि कुछ टिकट विंडो टिकट काउंटर्स बने हुए थे और ट्रेन गेट्स थे, एक वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था और कुछ टिमटिमाते हुए फ्लेम गैस लाइट्स थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे और कुछ ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे जो उसे याद दिलाते थे 18s के जो है आर्किटेक्चर की। और उसने वहाँ पर पाया कि जो लोग थे वो अलग ही तरीके से ड्रेसअप हुए हुए थे, उनके जो आउटफिट्स थे वो बिल्कुल अलग थे। और उसने वहाँ पर जो न्यूज़पेपर था उसको नोटिस किया, जिस पर जो न्यूज़पेपर का नाम था वो था द वर्ल्ड, जो कि प्रिंट हुआ था June 11, 1894 को। उसके बाद वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ा। वो 2 टिकट खरीदना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लेकिन वो क्योंकि उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं थी, 80s की जो है उसके पास करेंसी नहीं थी, इसलिए वो टिकट नहीं खरीद पाया और वो वापस अपने घर आ गया। He had always wanted to travel to Galesburg with his wife Louisa. In his mind, it is a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees, whose branches meet overhead and roof the streets. It is a place with long and pleasant summer evenings, where people sat out on their lawns, smoked cigars, and talked quietly. So the next day during lunch, he exchanges $300 for old style bills amounting to some 200 only. The loss doesn't bother him much as he believes that in Galesburg everything will be cheaper and that he can manage even with a small amount. But he could never again find the corridor leading to the third level. वो हमेशा से अपनी वाइफ लुइसा के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता था, गेल्सबर्ग में ट्रैवल करना चाहता था। वो ये सोचता था कि गेल्सबर्ग जो है वो बहुत वंडरफुल टाउन है, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े जो हैं बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, बड़े-बड़े लॉन्स हैं, बहुत शानदार ट्रीज़ हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज़ हैं, जिनकी ब्रांचेस जो हैं सड़कों पर ऊपर ऐसे मिलती हैं जैसे कि छत बना रही हों। ये एक प्लेस है विद लॉन्ग प्लेजेंट समर इवनिंग्स, जहाँ पर बहुत जो है प्लेजेंट समर इवनिंग्स होती हैं, जहाँ पर लोग अपने लॉन्स में बैठते हैं, सिगार पीते हैं और बहुत जो है क्वाइटली बातें करते हैं। और इसलिए अगले दिन वो जब लंच होता है तो वो जाता है और $300 जो थे उसके उनको ओल्ड करेंसी से एक्सचेंज कर लेता है। उसको अराउंड 200 जो है उसके एक्सचेंज में मिलते हैं और
इस लॉस से वो परेशान नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि वो ये मानता है कि गेल्सबर्ग में हर चीज़ जो है वो सस्ती होगी और वो इतने छोटे अमाउंट के साथ भी किसी तरह से वहाँ मैनेज कर लेगा। लेकिन फिर उसके बाद कभी भी उसको जो कॉरिडोर थर्ड लेवल की तरफ जाता था वो उसको कभी भी नहीं मिल पाता। His wife Louisa is worried after knowing all this and asks him not to look for the third level any further. Suddenly, Charlie realizes that his psychiatrist friend Sam Vanier, with whom he shared his experience, is nowhere to be found. So he and his wife keep looking for him in the weekends. उसकी वाइफ लुइसा को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो चार्ली से कहती है कि वो थर्ड लेवल के बारे में और ज़्यादा जो है उसको सर्च ना करे, उसके बारे में और ज़्यादा छानबीन ना करे। अचानक से चार्ली को महसूस होता है कि उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम वेनियर, जिसके साथ उसने अपना ये अनुभव शेयर किया था, वो उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है और इसलिए वो और उसकी वाइफ जो है उसको वीकेंड्स पर तलाश करने लगते हैं। One day, while fusing with his stamp collection, Charlie comes across a letter that was not there earlier. It bears the postmark on a faded 6-cent stamp with a picture of the President Garfield. The envelope was sent on July 18, 1894 to Charlie's grandfather in Galesburg and is addressed to Charlie. The letter reads that Sam has reached Galesburg and is enjoying his life there. He also invites Charlie and Louisa to Galesburg. When Charlie goes to the stamp and coin store, he found out that Sam had bought $800 worth of old currency bills to establish his business of hay field and grain in Galesburg. The letter was written by Sam Vanier, who was Charlie's psychiatrist. एक दिन जब चार्ली अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था तो तभी उसको एक लेटर मिलता है जो पहले वहाँ पर नहीं था, जिस पर एक पोस्टमार्क लगा हुआ था फेडेड 6 सेंट स्टैम्प का और जिस पर पिक्चर थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। और ये एनवेलप जो है भेजा गया था 18 जुलाई 1894 को चार्ली के ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में और जिस पर एड्रेस था चार्ली का। और इस लेटर में सैम ने कहा था कि वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रहा है और उसने चार्ली और लुइसा को भी गेल्सबर्ग आने के लिए आमंत्रण दिया था, इनवाइट किया था। जब चार्ली स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जाता है तो पाता है कि उसको पता चलता है कि सैम ने वहाँ से $800 की ओल्ड करेंसी बिल्स जो है ख़रीदे थे ताकि वो जो है 18th में जाकर यानी कि 18th सेंचुरी में जाकर जो है वो वहाँ पर अपना हे फीड का और ग्रेन का बिजनेस जो है वो शुरू कर सके। और ये लेटर जो है सैम वेनियर के थ्रू लिखा गया था जो कि चार्ली का साइकेट्रिस्ट था। The story brings us to the conclusion that people find it hard to make peace with unpleasant things they come across in life. It brings out a common man's craving for peace and security. Like any common man, Charlie too appreciates the so called pleasures of everyday life. He wants to stay in the past because 1894 is much more peaceful, secure, and serene. The world in 1894 has not seen the repercussions of war. The insecurities that come with war, terror, and disease had gotten the better of common folks like Charlie, who wants a transient relief from the harsh realities of life. ये कहानी हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि जीवन में इंसान जो है वो अनप्लीजेंट थिंग्स के साथ पीसफुली नहीं रह सकता है। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बुरी चीज़ों के साथ यानी अनप्लीजेंट थिंग्स जो होती रहती हैं जैसे वॉर, इनसिक्योरिटी, इन सब के साथ शांति के साथ रहना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक कॉमन मैन जो है वो हमेशा से चाहता है कि वो पीसफुल और सिक्योर ज़िंदगी जो है वो गुजारे। लाइक एनी अदर कॉमन मैन, जो चार्ली था वो भी अप्रिशिएट करता था इन सो कॉल्ड प्लेजर्स को, लाइफ के जो सो कॉल्ड प्लेजर्स होते हैं उनको, सिक्योरिटी को, शांति को। ही वॉन्ट्स टू स्टे इन द पास्ट, वो जो है पास्ट में रहना चाहता है क्योंकि 1894 जो था का जो समय था वो काफ़ी पीसफुल था, सिक्योर था और काफ़ी जो है खूबसूरत समय था।
उस वर्ल्ड में 1894 का जो दौर था, जो वक्त था, उस वक्त कोई भी वॉर नहीं हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी काफ़ी दूर था, तब तक किसी भी तरह का कोई वॉर नहीं हुआ था। और इनसिक्योरिटी जो आती है वो वॉर से आती है। टेरर, डिजीज़, ये सब जो है इंसान का सुकून चैन जो है वो छीन लेती है। और इसलिए चार्ली जो है यहाँ पर बाकी लोगों की तरह, जो आम लोग होते हैं उन्हीं की तरह एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी गुजारना चाहता है और जीवन की जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनसे भाग जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है।